इसे किस्मत कहें या किस्मत का अजूबा। मेरे पड़ोस में एक सज्जन महिला रहती थी। उनका नाम कमला देवी था। वह दिन भर खाली समय बिताया करती थी। मौका मिलता तो एक दो घर की जासूसी और सूचनाओं का आदान प्रदान किया करती थी। क्योंकि वह एक सज्जन महिला थी, उन्हें अपने में कम और दूसरों में बहुत बुराई नजर आती थी। उनमें सज्जनता के सारे गुण मौजूद थे। उनकी 2 संतान थी, एक बेटी और एक बेटा। बेटी के BA पास करने के बाद उसकी शादी बड़े धूमधाम से कर देती है और बेटे की शादी उसके 1 साल बाद करती है। उनका बेटा बहुत सुंदर तथा गुणवान था। समय रहते ही उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। कुछ समय के बाद कमला देवी अपने बेटे की शादी कर देती है। कमला देवी के बेटे का नाम राजन था और बेटी का नाम रजनी था। रजनी राजन के विपरीत स्वभाव की थी। रजनी जब भी मायके आती थी तो उसकी अपनी भाभी के साथ खटपट जरूर होती। भाभी उसको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी चांदनी रजनी से बहुत परेशान रहती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। जब वह राजन से सारी बातें कहती तो वह लोकलाज की दुहाई देने लगता और सहने लिए कहता। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कमला देवी से बहू का 36 का आंकड़ा था। चांदनी कमला देवी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। दोनों में अक्सर तू मैं होती थी। कमला देवी चाहती थी कि चांदनी घर छोड़कर चली जाए और वह अपने राजन के लिए दूसरी बहू लाए। राजन की शादी को 2 बरस हो गए थे और राजन एक बेटी का पिता भी बन चुका था। पर कमला देवी के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। वह जिद पर अड़ी हुई थी। कमला देवी ने अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ एक लड़की देखी थी, इसीलिए वो चांदनी को अत्यधिक परेशान कर रही थी और एक दिन ऐसा ही कर दिखाया तथा चांदनी को घर से निकाल देती है और बेटे की दूसरी शादी करवा देती है। इधर चांदनी के मायके वाले राजन पर केस कर देते हैं। अभी केस चल ही रहा था कि कमला देवी से दूसरी बहू का भी संबंध खराब होने लगा था और दोनों में अक्सर वाद विवाद होने लगा था। राजन यह देख सुनकर बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन उसने कमला देवी से बात करने की सोची, पर कमला इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं थी। कमला देवी ने साफ कह दिया कि मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा और मेरी हर बात और आज्ञा का पालन करना होगा। मेरे घर में मेरा विरोध सहन नहीं करूंगी। जिसको मेरी बात सहन होगी वो यहाँ रहेगा, वरना घर छोड़कर चला जाए। राजन को यह बात अंदर तक चुभ गई और सुबह होते ही वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ घर छोड़ देता है। घर छोड़े राजन को 1 साल पूरे हो गए थे और दूसरी बार भी बेटी का पिता बन जाता है। दूसरी बेटी के पहले जन्मदिन के दिन राजन घर का सामान लेने जाता है और जिंदा घर वापस नहीं आता है। हार्ट अटैक से राजन की मौत हो जाती है। पहली पत्नी से अभी तलाक नहीं हुआ था, अभी तो केस चल रहा था, इसीलिए राजन किसी भी सरकारी दस्तावेज पर दूसरी पत्नी का नाम नहीं दिया था। ऐसे हालत में चांदनी ही उसकी असली पत्नी होती है और उसकी चल अचल संपत्ति की मालकिन भी। राजन की दूसरी पत्नी चांदनी से कहती है कि मुझे भी कुछ दो कि मेरा भी गुजारा हो जाए, पर चांदनी नहीं सुनती है। चांदनी ने कहा, आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए क्या सोचा था कि मैं कैसे जी रही हूँ, पर अब बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मेरा रिश्ता कैसा? शादी से पहले सोचा था तुमने मेरे विषय में। भगवान ने कितना सुंदर न्याय किया है। तुम समझो, राजन की पत्नी के पास दूसरा चारा न था सिवाय इसके कि वह दूसरा विवाह करे। राजन की दूसरी पत्नी का नाम सीमा रहता है।
उसकी दूसरी शादी दूर के रिश्तेदार उमेश से हो जाती है। उमेश की भी यह दूसरी ही शादी रहती है। उसकी भी पहले से एक बेटी रहती है। उमेश ने सीमा से कहा कि क्या तुम्हें फिर से बच्चे की चाह है? सीमा ने कहा कि नहीं, मुझे अब कोई बच्चा नहीं चाहिए। मेरी एक बेटी है, मैं उसको ही पूरा प्यार दुलार देना चाहती हूँ और आपकी बेटी का भी वैसे ही पालन पोषण करना चाहती हूँ। सीमा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं आ सकती जब तक कि मेरे माता पिता जीवित हैं। उन्हें समाज का बहुत डर है। लोग क्या कहेंगे कि एक बच्चे की माँ से मेरी शादी हुई है। समाज में तो मेरी नाक ही कट जाएगी और इसका असर मेरी बेटी के भविष्य पर पड़ेगा। यह सुनकर सीमा आश्चर्य में पड़ जाती है। कहती है कि उमेश, यह क्या कह रहे हो? जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी ही मेरी भी बेटी है। दोनों का पालन पोषण करना हमारा उत्तरदायित्व है। हम अपने कर्तव्य से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? इस बात पर उमेश उखड़ जाता है और कहता है कि मैं बस अपनी बेटी के विषय में जानता हूँ। तुम अपनी बेटी को कहीं और रख दो। क्यों उमेश, मेरी बेटी मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम है क्या? मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे जीने का सहारा है। वो मेरी हर खुशी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैंने अपनी बेटी छुपाकर शादी नहीं की। मैंने पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था। फिर तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? एक तरफ सीमा की पहली सास भी अपनी पोती को देने के लिए राजी नहीं थी। वह चाहती थी कि उसकी पोती उसके अकेलेपन की साथी रहे जो उसके बेटे की अंतिम निशानी थी। पर इतनी छोटी बच्ची बिना मां के कैसे रह सकती थी? सीमा की सास भी दो राहे पर खड़ी थी। उसका दिल अब धीरे धीरे पसीज रहा था। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सीमा ने उमेश से कहा कि मैं अपनी बेटी से उसकी पहचान छुपा के रखूंगी ताकि आपके परिवार की इज्जत बनी रहे। मैं कभी नहीं बताऊंगी कि वह मेरी बेटी है। बस आप एक बार स्वीकृति दे। उमेश ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बेटी को अपने पास रख सकती हो, पर मैं उसे पिता का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा और मुझे कभी तुम विवश मत करना तथा जितना हो सके मेरी नजरों से दूर ही रखना। सीमा को अपनी बेटी चाहिए थी, बस उसे प्यार करने के लिए सीमा काफी थी। अगले दिन सीमा अपनी सास के पास जाती है और अपनी बेटी को मांगती है। उसे उसकी बेटी सास देती जरूर है, पर एक शर्त रखती है कि कभी कभी वह पोती से मिलवाती रहेगी। सीमा यह भी शर्त मान लेती है और अपनी बेटी को अपने पास ले आती है। 10 साल जैसे तैसे बीत जाते हैं। सीमा की बेटी भी अब बड़ी हो रही होती है। उमेश की बेटी सीमा को माँ कहती थी और सीमा की बेटी सीमा को मौसी कहती थी। यह कैसी विडंबना है और कैसी नियति है, यही सीमा सोच रही थी। सीमा की बेटी घर पर रहकर पढ़ाई करती थी और उमेश की बेटी बोर्डिंग में रहकर पढ़ाई करती थी। दोनों में कभी तालमेल नहीं बैठा। उमेश की बेटी अहंकार से परिपूर्ण थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। दिन समय बीतता गया। दोनों ही शादी के लायक हो गई थी। उमेश ने अपनी बेटी का वर भी तलाशना शुरू कर दिया था। एक दिन उमेश बड़ी ही अजीब नजर से सीमा की बेटी को घूर रहा था कि सीमा जोर से चिल्लाई, अरे उमेश, यह क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं क्या कर रहा हूँ तुम सिखाओगी? किसी की नुमाइश करना बुरी बात है क्या? वह भी मेरे घर में रहती हो और मैं ना देखूं? बस उमेश, बस थोड़ी शर्म करो, वह भी तुम्हारी बेटी ही है। नहीं, वह मेरी कोई बेटी नहीं है। और तुम किस रिश्ते की दुहाई देती हो? तुमने तो राजन को तोड़ा और अपना साम्राज्य बिठाया और उसके बीबी बच्चों के भविष्य में नहीं सोचा। उन्हें अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया और तुम उपदेश दे रही हो।
उल्टा कन्ही की। अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर सीमा रोने लगी। नहीं उमेश नहीं, यह सच नहीं है, सब झूठ है। मैं शादी के पहले राजन को नहीं जानती थी। हाँ, यह बात मेरी माँ को जरूर पता होगी और उन्होंने मेरे साथ छल किया था, क्योंकि मुझे मेरी सौतेली माँ किसी भी तरह घर से बेदखल करना चाहती थी। उन्होंने कई बार मुझे बेचने की भी कोशिश की, पर शायद यह विधाता को मंजूर नहीं था। एक दिन राजन की माँ मेरे घर गई और मेरा रिश्ता पक्का करके आ गई, और 2 दिनों के बाद मेरी और राजन की शादी मंदिर में चुपचाप हो गई। मुझे राजन के अतीत के विषय में कुछ नहीं मालूम था। अच्छा, तो शादी के बाद भी पता नहीं था? हाँ, शादी के बाद राजन ने सारी बात बताई थी। मैं उस समय क्या करती, शादी तो हो चुकी थी। अच्छा, तो अब बहाने बनाने बंद करो, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सीमा ने आगे बहस करना उचित नहीं समझा और चुप हो गई। दूसरे दिन उमेश की बेटी को देखने वाले आ रहे थे। उमेश ने पहले ही हिदायत दे रखी थी। सीमा से कहा अपनी बेटी को मेहमानों के सामने मत आने देना, नहीं तो पूरा परिचय देना पड़ेगा। सीमा ने कहा कि ठीक है, मेरी बेटी ऐसा ही करेगी। कुछ देर बाद मेहमानों का आना हुआ। उमेश की बेटी सज धज कर तैयार थी। सभी मेहमान बैठे, लड़की भी आई। लड़के ने अपने पिता से अनुमति लेकर लड़की से बात करना शुरू किया। कहाँ तक पढ़ाई की है? जीएम, काम, खाना बनाना आता है जी। यह सारे पकवान तुमने बनाए हैं? नहीं, तो किसने बनाए हैं? मेरी माँ ने और एक लड़की ने। अच्छा, तो मैं उस लड़की को एक बार देखना चाहता हूँ। अब उमेश क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पर लड़का तो जैसे अड़कर ही बैठा था, और जूठे बर्तन भी उनके सामने पड़े थे, वह भी उठाने थे। अब उमेश ने सीमा से कहा कि जाओ उस लड़की से कहो कि यहाँ सब साफ सफाई करे। सीमा वैसा ही करती है और उसकी बेटी वहां पर आती है, और तब लड़का बड़े ही गौर से गौरी को देखता है। अरे तुम यहाँ कैसे? यही मेरा घर है। गौरी को शिव ने बाजार सामान खरीदते हुए कई बार देखा था, तभी गौरी शिव को भा गई थी। शिव ने कहा मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। उमेश ने कहा यह हमारी बेटी नहीं है, यह हमारे रिश्तेदार की बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं, यह सच नहीं है, मेरी माँ है और यह मेरी माँ है, गौरी ने सीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, तो आप लोग झूठ क्यों बोल रहे थे? यह कैसे